नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HAU हिसार। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की सफलता के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं आपको 8 मुख्य बातें बताऊंगा जिनका अगर ठीक तरह से पालन किया जाए और इनको फॉलो किया जाए तो न केवल हमारे ज़मीनों का स्वास्थ्य सुधरेगा, न केवल लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि होगी, न केवल जमीन के जो सॉइल एग्रीगेशन है उसका स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, और इसके साथ साथ जो लाभदायक जीवाणु हैं जो कीड़े और बीमारियों को रोकने में काम करते हैं उनकी वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ पैदावार में भी इजाफा होगा। इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है प्राकृतिक खेती में वो जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज का आता है। इसका मतलब ये है कि खेत की जुताई कम से कम की जाए। अगर हम खेत की जुताई बिल्कुल भी ना करें, जैसे तापड़ की बिजाई कही जाती है, तो इस तरह से अगर करेंगे तो इसमें और अधिक लाभ होने की संभावना रहेगी। इसमें क्या है कि शुरू में जब ये कंसेप्ट दिया गया, वो एक जापान के वैज्ञानिक थे, किसान भी थे, फिलोसफर भी थे, जिनका नाम मासानोबु फुकुओका है, और जिनको प्राकृतिक खेती का वर्ल्ड के स्तर पर एक तरह से जनक कहा जाता है। उन्होंने प्राकृतिक खेती का मतलब ही ये बताया था कि खेत की जुताई नहीं की जाए, अर्थात नेचुरल फार्मिंग इज द नो टिल फार्मिंग, दैट इज डू नथिंग फार्मिंग। यानी कि प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि खेत की बिल्कुल भी जुताई न की जाए, और वो अपने आप ही जिस तरह से जंगल की परिस्थितियां होती हैं, प्रकृति की परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार कोशिश की जाए, जिसमें से हमें घास भी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, पानी भी देने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी खाद या कोई भी दवाई कीट व बीमारियों के नियंत्रण के लिए ना देनी पड़े। तो इस तरह से उन्होंने कंसेप्ट दिया था। इसलिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो जीरो या कम से कम खेत की जुताई करना है। इसमें मैंने एक वीडियो में वर्णन भी किया है कि जो खेत का जैविक कार्बन है, जैविक कार्बन खेत की ताकत का द्योतक है, एक इंडिकेटर है। अगर खेत का जैविक कार्बन अच्छा है और उसमें अगर 0.25% यानी कि 0.75% से ऊपर जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, तो वो ज़मीनें अच्छी मानी जाती हैं। तो अब उसको मेंटेन करना और उसको बढ़ाना एक चुनौती का कार्य होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, तापमान हवा का ज़्यादा रहता है। जैसे आपका नॉर्थ वेस्टर्न या उत्तरी पश्चिमी भारत में देखते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से ही नीचे है। लगभग 95% या 99% ज़मीनें ऐसी हैं इस पूरे मैदान में, इलाके में, कि सारी ज़मीनें लगभग 0.5% से ही नीचे हैं। तो हमें इसको बढ़ाने के लिए और एक मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि एक जीरो टिलेज या खेत की कम से कम जुताई की जाए, क्योंकि 35 डिग्री तापमान से ऊपर जब खेत की जुताई की जाती है तो उसका लगभग 45% जैविक कार्बन हवा में उड़कर चला जाता है। इसके साथ साथ गहरी रोपाई का भी एडवोकेट नहीं किया जाता प्राकृतिक खेती में, क्योंकि गहरी जुताई करने से भी जो पानी के साथ घुल के जो नाइट्रोजन और कार्बन है सॉइल का, जैविक कार्बन है, वो नीचे चला जाता है, और अगर ऊपर से हम जुताई करते हैं तो वातावरण में चला जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मल्चिंग, अर्थात आच्छादन। ये इसमें हम 3 तरह का प्रयोग कर सकते हैं। एक जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है रेजिडू मल्चिंग, यानी कि अवशेषों की या सूखे घास पात की जो मल्चिंग की जाती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसमें एक तरह का भोजन भी आ जाता है, और उससे जो जीवाणुओं की संख्या और केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है। तो वो एक जो मल्चिंग है सबसे अच्छी मानी जाती है प्राकृतिक खेती में। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की मल्चिंग हो सकती है उसको लाइव मल्चिंग कहते हैं। लाइव यानी कि जिंदा मल्चिंग। जिंदा मल्चिंग का अर्थ ये है कि जमीन के ऊपर हम कोई ना कोई फसल उगा के रखें जो जमीन को ढक कर रखे, और गर्मी का जो तापमान है, गर्मी में जो ऊपर से रेडिएशन या गर्म किरणें आती हैं, सीधी जमीन को हिट ना कर पाए, और जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन उसमें उसका हवास ना हो पाए। तीसरी तरह की जो मल्चिंग हम अब ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मल्चिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत मुख्य अंग है प्राकृतिक खेती का, तो इसलिए तीसरी जो हम अब ट्राई कर रहे हैं वो प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्लास्टिक मल्चिंग जबकि इसका एक अंग नहीं माना गया है, लेकिन कई क्षेत्रों की ऐसी समस्या है, जैसे ड्राई एरियाज हैं,
देश का लगभग 55% एरिया इलाका ऐसा है जो रेनफेड है, यानी कि बारिश पर आधारित है। काफ़ी एरिया ऐसा है जो रेगिस्तान है, जैसे आपके राजस्थान के एरियाज पड़ते हैं, कच्छ भुज गुजरात के एरियाज पड़ते हैं, और दूसरे भी कई एरियाज हैं जहां पर जो अवशेष हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि अवशेष वहां पर पशुओं के लिए ही उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती में एक जो हानि होती है, जो वीड कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है, इसके अलावा जो पानी की उपलब्धि कम है रेनफेड इलाकों में भी और सूखे इलाकों में भी, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, आचार्य देवव्रत जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में। तो इसमें क्या है कि कम्बिनेशन किया हमने, कम्बिनेशन किया है प्लास्टिक मल्चिंग में ड्रिप इरिगेशन के साथ। ड्रिप इरिगेशन में जीवामृत का कम्बिनेशन किया गया है, जीवामृत का कम्बिनेशन किया गया है, और फसल को लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा घन जीवामृत डाल दिया जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती और प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन के कम्बिनेशन से एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, और इस तरह की इंडिकेशन, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और एक इसमें मकसद हमारा यह भी था कि खेत की जुताई ना करनी पड़े। प्लास्टिक मल्चिंग में हम तीसरी फसल हमने लगा दी है, चौथी भी फरवरी में लगा दी जाएगी, और आगे प्रयास ये रहेगा कि बिना जुताई ज़्यादा फसलें, यानी कि मल्टी क्रॉप और मल्टी सीजन, यानी कि कई सीजन तक, 2 साल 3 साल तक, क्या ये संभव है कि खेत की जुताई ही ना करें क्या, और खेत से जो खरपतवार नियंत्रण है उसकी भी जरूरत ना पड़े, उसका भी खर्चा न हो, और पानी की बचत भी हो जाए। तो इस तरह से प्लास्टिक मल्चिंग का भी इसमें एक इंक्लूड किया जा सकता है, क्षेत्र विशेष की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तीसरा पॉइंट आता है अवशेष प्रबंधन और हरी खाद। ये विशेष तौर पे जो धान गेहूं के इलाके हैं, जहां धान गेहूं लिया जाता है, विशेष तौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। और धान तो लगभग पूरे देश में ही लगभग 35% एरिया में लिया जाता है, और जो फूड ग्रेन यानी कि खाद्य सुरक्षा में जो कंट्रीब्यूशन है वो धान का लगभग 41% हो जाता है, और पूरे देश में धान की फसल ली जाती है। तो इसमें जो एक संभावना हो सकती है वो अवशेष प्रबंधन और ग्रीन मैन्योरिंग की बहुत अच्छी संभावना हो जाती है। जैसे हम धान की कटाई करते हैं या गेहूं की कटाई करते हैं, तो उसके बाद हमें धान की फसल लेनी होती है। गेहूं की कटाई करने के बाद कंबाइन से भूसा बना लेते हैं पशुओं के चारे के लिए, और उसके बाद हम हरी खाद की बिजाई कर देते हैं खेत की बगैर जुताई किए। उसमें सबसे जो अच्छी हरी खाद आ रही है वो ढैंचा और सनी और मूंग और उड़द की, जो अगर हम हरी खाद करते हैं तो उसके परिणाम सबसे बेहतर मिलते हैं। और इनसे एक फायदा ये भी हो जाता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए हैं उनको एक खाने के लिए भोजन मिल जाता है, सबस्ट्रेट मिल जाता है, और उनसे क्या होता है कि फसल अगली पीढ़ी भी नहीं होती है। अगर फसल अवशेष में हम अगली फसल लेते हैं, जैसे अनाज की फसलें हैं, धान गेहूं की फसलें हैं, इनमें अगर अगली फसल लेते हैं तो अगली फसल की पीली होने की संभावना रहती है। लेकिन जब साथ के साथ हम हरी खाद ले लेते हैं, जैसे ढैंचाई खाद है या मूंग उड़द की खाद है, तो उसमें अगली फसल पीली नहीं होती है। और हम अगर 1 सप्ताह के अंदर भी अगली फसल की बिजाई कर देते हैं तो अगली फसल पीली नहीं होती, बल्कि अगली फसल के लिए भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, और जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में भी मदद मिल जाती है, उनको भी भोजन की उपलब्धि हो जाती है। इसके बाद जो चौथा बिंदु है वो है यूज ऑफ बायो फार्मुलेशंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक खेती में जितने भी प्राकृतिक इनपुट हैं, प्राकृतिक बायो फार्मुलेशन है, प्राकृतिक इनपुट हैं, नेचुरल इनपुट हैं, जैसे बीजामृत है, जीवामृत, घन जीवामृत, या कीट और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नीमास्त्र इत्यादि हैं, इनका प्रयोग किया जाए समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार। इनमें से जो 3 ऐसे हैं इनपुट बायो फार्मुलेशन, जो बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत, ये तीनों ही इसलिए यूज किए जाते हैं कि जमीन के अंदर जीवाणुओं की और सूक्ष्म जीवाणुओं की और केंचुओं की संख्या में वृद्धि हो। बाकी दूसरे जो फार्मुलेशंस हैं उसमें कीट और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट है वापसा। वापसा एक ऐसी कंडीशन है कि हमें खेत में फ्लडिंग इरिगेशन नहीं देनी होती है, यानी कि खेत को पानी से नहीं भरना होता है। पौधे की जड़ों को पानी की जरूरत नहीं होती है, नमी की जरूरत होती है। इसका अर्थ क्या है वापसा का, कि ये फील्ड कैपेसिटी से इसका हम एक तुलना कर सकते हैं। फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि जब हम खेत में पानी देते हैं
तो जो ज़्यादा पानी होता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे चला जाता है, जड़ों के नीचे चला जाता है। और जो इसके बाद और भी पानी जब कम हो जाता है तो उसमें जो मैक्रोपोर्स हैं, यानी कि मिट्टी के जो बड़े सुराख माने जाते हैं, वो भी पानी से खाली हो जाते हैं, उनमें हवा भर जाती है। और जो माइक्रोपोर्स होते हैं उसमें पानी मौजूद रहता है, जिससे फसल के लिए हवा और पानी का एक उचित संयोग बन जाता है और जड़ों को एक उचित अनुपात में नमी और हवा मिलती रहती है, जिससे जड़ों का विकास होता है। और जो राइजोस्फीयर है उसमें जो राइजोबैक्टीरिया हैं उनका भी विकास होने लगता है और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अधिक होती है और पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है और पौधों के अंदर विकास भी अच्छा होता है। तो वापसा का यही मतलब है कि खेत में पानी फ्लडिंग ना की जाए और उसमें केवल इतनी नमी दी जाए कि पानी ज़्यादा खेत में ना हो, एन एरोबिक कंडीशन कम से कम हो और एरोबिक कंडीशन के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे। अगला पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये इसलिए लिया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि देश के लगभग 55% एरिया रेनफेड हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धि नहीं है या कम है। तो उन स्थानों पर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन में जब जीवामृत का संयोग करके हम अप्लाई करते हैं तो इसका जो फायदा है वो डबल ट्रिपल और कई गुना तक हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया वापसा कंडीशन, वो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में सबसे अच्छी वापसा कंडीशन का निर्माण होता है। क्योंकि वापसा कंडीशन का एक इंडिकेटर मैं बता देता हूं कि जैसे आप मिट्टी को हाथों में लेते हैं दोनों में और लड्डू बनाने लगते हैं, तो लड्डू तो बन जाए लेकिन हाथ को नमी ना लगे, वो वापसा कंडीशन कहते हैं उसको, कि उसमें अधिक मात्रा में नमी भी नहीं होती है और उचित मात्रा में हवा भी होती है। तो वो ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन में सबसे अच्छी इसकी उपलब्धि होती है, सबसे अच्छा इसका निर्माण होता है। अगला पॉइंट है बायोडायवर्सिटी, 7वां। बायोडायवर्सिटी का मतलब यह है कि हम खेत में कई तरह के पौधे रोपित करें, यहाँ तक कि खेत की जो डोले हैं उन पे भी पौधे लें और इंटरक्रॉप के रूप में जो भी फसलें संभव हो अगर लें तो उसमें अलग अलग तरह के जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, अलग अलग तरह के ऊपर पेड़ होंगे और अलग अलग तरह के पेड़ होंगे तो नीचे जीवाणुओं की प्रकृति और जीवाणुओं के प्रकार भी कई तरह के होंगे और उसमें जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगी और उसमें जो ट्रांसफर होता है, जो कीड़े और बीमारियों का एक बैरियर के तौर पर दूसरी फसलें आ जाती हैं और नीचे भी लाभदायक जीवाणुओं के साथ साथ जो नाइट्रोजन फिक्सर हैं जो हवा की नाइट्रोजन को जड़ों में या जमीन में फिक्स करते हैं, वो भी अधिक मात्रा में होता है और उसका एक बहुत फायदा मिलता है बायोडायवर्सिटी का। इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी का प्राकृतिक खेती में जो एक सफल मॉडल है वो मल्टीलेयर फार्मिंग है। मल्टीलेयर फार्मिंग क्या होती है कि ये 4-5 फसलें हम एक ही स्थान पर लेते हैं। एक फसल जमीन के नीचे लेते हैं, जैसे अदरक, अरवी वगैरह हो जाता है, हल्दी वगैरह हो जाता है। उसके ऊपर जमीन की सतह पर ऐसी फसल लेते हैं जैसे आपका धनिया आ गया, बाथू वगैरह आ गया, सब्जी की दूसरी फसलें आ गई, जो जमीन को ढक कर रखती हैं और उनको धीरे धीरे हम उखाड़ के उनको काट के मार्केट में बेचते रहते हैं। तो एक तरह से हमें लगातार एक पैसे का भी सोर्स हमारा खुला रहता है। तो इसका दूसरी फसल का जो सरफेस के ऊपर लेते हैं, इसका एक फायदा ये भी होता है कि उसमें वीड कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें जैसे मान लो आपने नीचे अरवी या अदरक लगा दी है और सरफेस के ऊपर आपने धनिया, बाथू वगैरह लगा दिया है, तो उसमें घास को जमने का टाइम नहीं मिलेगा और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे जो वीड कंट्रोल है उसका भी खर्चा हमारा बच जाएगा। इसके अतिरिक्त एक फसल, 2 फसल हम बीच में बैम्बूज के ऊपर भी ले सकते हैं, स्टैक्स के ऊपर भी ले सकते हैं और एक फसल ऊपर 7-8, 7.5-8 फुट के ऊपर जो छत पर एक जाल लगा करके ऐसी फसल ले सकते हैं जिसके छोटे पत्ते होते हैं, यानी कि जिनमें से रोशनी छण करके जमीन तक आती है और जो नीचे फसल ली गई है जैसे अदरक, हल्दी वगैरह ली गई है, उनको वैसे ही रोशनी या गर्मी की कम जरूरत होती है। धनिया है उसको गर्मी की कम जरूरत होती है, तो वो भी अच्छी तरह से हो जाती है और ऊपर की फसल भी अच्छी तरह से हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसका उदाहरण ये भी है कि फॉरेस्ट या जंगल मॉडल। फॉरेस्ट या जंगल मॉडल भी ऐसा है कि उसमें अनेक तरह की प्रकृति की फसलें हम लेते हैं। अगर ड्राई एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, पानी की उपलब्धि कम है, तो उसमें वही किस्में और वही फसलें ली जाती हैं जो उस वातावरण में अच्छी तरह से हो सकें,
जब वो अच्छी तरह से होने लगती हैं, जैसे राजस्थान का है उसमें किक्कर है, जाड़ वगैरह हैं, या इस तरह की फसलें होती हैं वो हो सकती हैं, तो वो जब लगाते हैं तो उनके उनके जो पत्ते वगैरह गिरते हैं नीचे, जिससे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता चला जाता है, ह्यूमस भी बढ़ता चला जाता है, और नमी कंटेंट भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो सूखे एरियाज हैं उनमें समस्या रहती है कि जो जमीनें हैं वो लाइट टेक्सचर्ड होती हैं, वो रेतीली होती हैं, और उनमें पानी नहीं ठहर पाता है, ना ही पानी देने का हमारे पास साधन होता है। तो इस तरह से हम जब इस तरह की वनस्पति लगा देते हैं जो उस क्षेत्र विशेष और उस जलवायु विशेष के लिए फिट होती हैं, तो वो लगाते हैं तो बहुत अच्छी होती हैं, और उनका जब पत्ते वगैरह गिरते हैं नीचे तो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, उसकी नमी भी बनी रहती है, और उसमें यहाँ तक के बारिश से ही काम चल जाता है, अलग से पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जब नमी बढ़ जाती है, जमीन की ताकत बढ़ जाती है, तो उनके नीचे दूसरी, तीसरी और चौथी कई तरह की फसलें हम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी का इरोजन है जो बह जाती है, हवा में उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है, वो भी कम हो जाएगा, और जो जमीन है, जो सॉइल एग्रीगेशन है वो भी बढ़ेगा, और सॉइल की जो एक क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे वहां सब तरह की फसलें होती चली जाएंगी। तो बायोडायवर्सिटी के ये 3 उदाहरण, एक तो इंटरक्रॉप, दूसरी मल्टीलेयर फार्मिंग, तीसरा फॉरेस्ट या जंगल मॉडल, तो इन चीजों को हम करेंगे तो इसमें एकदम से हमें परिणाम अच्छी तरह से मिलेंगे। 8वां और लास्ट पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे पास कई किसान आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ऑफिसर्स आते हैं, वो महेंद्रगढ़ हरियाणा जैसे रेवाड़ी का एरिया है, या सिरसा डबवाली का एरिया है जो राजस्थान के साथ लगता है, तो वो कहते हैं जी हमारी तो रेतीली जमीनें हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती किस तरह से कामयाब होगी। ये संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ आपका रेवाड़ी है, वहां का पानी नीचे ही नहीं, केवल उसमें नमक की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भी पानी की कमी है, जहां अंडरग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल नहीं लग सकते, पानी इतना नहीं है, या पानी है तो नमकीन है, तो वहां पर किस तरह से हम खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा मॉडल है कि उसमें थोड़े से एरिया में आप वाटर हार्वेस्टिंग कर लें, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें। और ये उदाहरण है हमारे पास, जैसे बाड़मेर जैसे इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश के होते हुए वहां ऐसे किसान, पहले सभी किसान ऐसे करते थे कि साल भर का पानी इकट्ठा कर लेते थे, और जैसे महेंद्रगढ़ साइड में तो और भी 20 और 30 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है। और इस तरह से उसको अगर वाटर हार्वेस्टिंग कर ली जाए तो वहां पर जो नमकीन पानी है उसका भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, उसको भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं। और वहां पर एक चीज आ गई है ऑलरेडी, वो ये आ गई है कि जो भी रेतीले इलाके हैं वहां पर प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन किसानों ने अपना ली है। तो इसमें जब रेतीले इलाके में जब ये 2 चीजें अपना ली गई हैं, ड्रिप इरिगेशन और इसके साथ प्लास्टिक मल्चिंग, और उसमें अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी बारिश का इकट्ठा करके ड्रिप इरिगेशन से पानी उसमें यूज करते हैं, तो उन जमीनों में ह्यूमस फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होती है। और ये हम इसमें यहाँ पर जैसे एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं प्लास्टिक मल्चिंग का, उसमें भी हमने देखा है कि बिना कुछ डाले ह्यूमस फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से उन एरियाज में जो जमीनें हल्की हैं, रेतीली जमीनें हैं, पानी नहीं है, या पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो उसमें प्राकृतिक खेती के कामयाब होने की संभावना मुझे सबसे ज्यादा लगती है फिलहाल। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 8 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनका अगर पालन किया जाए तो हर एक क्षेत्र के लिए, एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लिए, जहां भी अलग अलग तरह की जलवायु है, चाहे वो रेगिस्तान का एरिया है, चाहे वो पहाड़ी एरिया है, चाहे वो फ्लड का एरिया है, चाहे उसमें नमक की मात्रा अधिक है, या सूखा एरिया है, सूखा पड़ता है, तो सब जगह अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ही हमें परिणाम दे सकती है। और इसमें शीघ्रता से ही जमीन के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आती है, जो जीवाणु की संख्या बढ़ती है, और लाभदायक जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है, जो पौधों को, फसलों को कीड़े और बीमारी, यहाँ तक के नीमेटोड से भी रक्षा करते हैं, और पैदावार भी हमें अच्छी मिलने लगती है। धन्यवाद।